आज क्वेश्चन नंबर 3 घा को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 घा पे लिखा हुआ है कि यदि किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र लिखिए। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कैसे बढ़ाएंगे आप? तो दो पार्ट में ये क्वेश्चन है। पहले आपको लिखना है कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र बताना है सबसे पहले, और दूसरा आपको करना ये है कि ये भी बताना है कि अगर सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ानी पड़ी कभी तो आप कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 घा है, उत्तर किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र। मैं आपको बताऊं कि किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का जो सूत्र होता है वो फॉर्मूला होता है 2 sin अल्फा अपॉन 1.22 लैम्डा। ये सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र रहता है। अब विभेदन क्षमता के सूत्र में अल्फा और लैम्डा क्या चीजें हैं, तो मैं यहां पर बता दूं आपको कि यहां लैम्डा जो है वो तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, जो लाइट का आप यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ये लैम्डा है। इसके बाद आप यहां पर एक अल्फा देख रहे होंगे। अल्फा है अर्धशंकु कोण, अर्धशंकु कोण। ये अर्धशंकु कोण क्या होता है? देखिए मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। जो सूक्ष्मदर्शी होगी, सूक्ष्मदर्शी का ये अभिदृश्यक आप लगाएंगे यहां पे ऐसे, और सूक्ष्मदर्शी में जो अभिदृश्यक होगा आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो वस्तु होती है वो अभिदृश्यक के पास में ही रखी जाती है। दूरदर्शी में जो वस्तु होती है वो अभिदृश्यक से दूर होती है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी में जो वस्तु रहती है वो अभिदृश्यक के नजदीक रहती है। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, अभिदृश्यक है, और ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। अब ये अभिदृश्यक लेंस मैंने बनाया और उसके बहुत समीप एक वस्तु यहां रखी हुई है। अगर इस वस्तु से आप अभिदृश्यक के इस सिरे को मिलाएंगे, इससे आप इस सिरे को मिलाएंगे, तो यहां पर आप देखेंगे ये आकृति, इतनी सी आकृति को आप गौर अगर करेंगे तो ये एक शंकु के आकार की आकृति मिलेगी आपको। इस शंकु में अगर मैं ये लाइन बना दूं तो एक तरफ का जो ये हाफ एंगल होता है इसको बोला जाता है अल्फा, अर्ध शंकु कोण इसको कहा जाता है। ठीक है, हाफ कोन एंगल, बस। तो ये विभेदन क्षमता का सूत्र आ जाता है। इसी के साथ उन्होंने बोला कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कैसे बढ़ाएंगे। तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के उपाय सूत्र से ही हम देख सकते हैं कि हम सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। आप देखें फॉर्मूले में क्या करेंगे। फॉर्मूले में जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो अल्फा और लैम्डा है, बाकी 2 और 1.22 ये तो कांस्टेंट नंबर है। तो अल्फा को क्या किया जाए जिससे विभेदन क्षमता बढ़ जाए? आंसर है अर्धशंकु कोण बढ़ा दिया जाए। आप देखें विभेदन क्षमता साइन अल्फा के अनुक्रमानुपाती है, तो साइन अल्फा जितना बड़ा कर देंगे विभेदन क्षमता बड़ी हो जाएगी। लैम्डा को कैसे क्या करना चाहिए हमको? उसके लिए लैम्डा को कम करने से विभेदन क्षमता बढ़ जाएगी। तो नंबर 1 अर्धशंकु कोण का मान अर्धशंकु कोण का मान बढ़ा दिया जाए। पहला उपाय आप ये कर सकते हैं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं? प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम कर दी जाए, अर्थात
कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयुक्त किया जाए। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम कर दी जाए। कम कर दी जाए मतलब कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश यूज करो, बैगनी प्रकाश यूज करो। आप बैगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है तो बैगनी प्रकाश यूज करें। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम कर दी जाए अर्थात कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयुक्त किया जाए। तो ये उपाय करके आप सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 घा। 3 घा का ही है, अथवा वाला पार्ट है इसमें एक, जिसमें लिखा है परावर्तनी दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए। तो परावर्तनी दूरदर्शी का किरण आरेख, ये एक किरण आरेख बनाया गया है। परावर्तनी दूरदर्शी में जो हम अभिदृश्यक लेंस की जगह दर्पण का प्रयोग करते हैं और ये अवतल दर्पण का यहां पर प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, दूर कहीं एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, बहुत दूर अनंत पर, मान लिया कि ये वस्तु ए बी है। ठीक, अब इस वस्तु से जो प्रकाश किरणें आएंगी वो परस्पर समांतर होंगी। वो दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर होंगी कि नहीं होंगी ये मैं नहीं मालूम, लेकिन वो आपस में समांतर जरूर होंगी। तो ये प्रकाश किरणें देखो आ रही थी, और ये जो प्रकाश किरणें आई ये आपस में समांतर आ रही हैं। ऐसे समांतर आई, आगे बढ़ी और आगे बढ़ करके सबसे पहले दर्पण को स्ट्राइक किया इन्होंने। एक किरण यहां पर पड़ी दर्पण पे, एक किरण यहां। ये जो लाइन मैंने यहां बना दी है बीच में, ये दर्पण की मुख्य अक्ष है। और ये अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष है। अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष, अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष है ये। तो ये दो प्रकाश किरणें ऐसे अनंत से बहुत सारी आ रही होंगी वैसे तो, लेकिन हमने इमेज बनाने के लिए, आपको सभी को मालूम है कि इमेज बनाने के लिए हमें केवल कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। इसलिए हमने 2 प्रकाश किरणें यहां से ली, एक किरण यहां टकराई, एक यहां पर टकराई। अवतल दर्पण है, परावर्तन हो करके ये एक दूसरे से मिलना चाहेंगे किसी बिंदु पर, तो ये एक दूसरे की ओर ऐसा सिकुड़ना शुरू हो गई। आपको याद होगा अवतल दर्पण किरणों को ऐसे समेट देता है, सिकोड़ कर एक पॉइंट पर उनको केंद्रित कर देता है। तो इसने भी किरणों को समेट कर एक पॉइंट पर केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन परावर्तित किरणें जो थीं वो एक दूसरे से किसी बिंदु पर मिल पाती इससे पहले ही हमने एक दर्पण लगा दिया। और यहां जो दर्पण लगाया गया, ये दर्पण लगाया गया है समतल दर्पण। यहां जो ये मिरर लगाया गया ये समतल दर्पण है, और ये समतल दर्पण इस मुख्य अक्ष के साथ ऐसा लगाया जाता है कि 45 डिग्री का कोण बनाए। ये समतल दर्पण अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए लगाया जाता है। थोड़ा सा तिरछा लगाते हैं, बिल्कुल लंबवत ऐसा नहीं लगाते, तिरछा लगा देते हैं। तो जो किरणें परावर्तित होकर यहां से वापस ऐसे आती हैं, ये किरणें आपस में एक दूसरे से मिलें, इससे
पहले ही ये समतल दर्पण से टकरा जाती हैं। ठीक है, अगर इससे पहले ही समतल दर्पण से टकराती हैं तो ये समतल दर्पण उन किरणों को परावर्तित कर देता है, और परावर्तित करता है तो ये किरण ऐसे यहाँ आ जाती है, देखो, और ये किरण परावर्तित होके यहाँ पर ऐसे आ जाएगी। समझ रहे, ये किरण परावर्तित होके यहाँ आ जाएगी और ये किरण परावर्तित होके यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, अब ये दोनों किरणें परावर्तन के बाद आप देख रहे हैं समतल दर्पण से जब परावर्तित हुई हैं तो इन्होंने एक दूसरे को यहाँ पर काटा है, इस जगह पर, जहां पर ये दोनों किरणें आई कहां से थी, वस्तु से, और जहां पर ये दोनों किरणें यहां पर एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर उस वस्तु की ये एक इमेज बन जाएगी, ये एक प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश, और इसको हम नाम दे सकते हैं बी डैश। तो ये ए डैश बी डैश एक छोटी सी इमेज बनेगी, और ये इमेज जो बनेगी आप देख रहे हैं वास्तविक होगी। ठीक है, छोटे आकार की बनेगी, बहुत बड़ी नहीं बनेगी इमेज, छोटे आकार की इमेज यहां पर बन जाएगी ए डैश बी डैश। फिर अब ये जो इमेज बनेगी इसके सामने हम एक उत्तल लेंस रख देंगे फिर से, और ये मैग्नीफाइंग लेंस रखेंगे यहां पर। इसके सामने हम यहां पर रख देंगे मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग लेंस रख देंगे। क्यों? क्योंकि जो उस वस्तु का जो बहुत दूर वस्तु स्थित है उसकी एक छोटी सी इमेज तो हमने बना ली दर्पण की मदद से। यहां भी दर्पण लगा है, यहां भी दर्पण लगा है, आप देखिए छोटी इमेज तो बना ली, लेकिन हम इसको बड़ा साइज का देखना चाहते हैं तो उसको बड़ा कैसे किया जाए। बड़ा करने के लिए हमने इस पे क्या कर दिया, इसके सामने एक मैग्नीफाइंग लेंस लगा दिया, आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस का काम क्या होगा, अपने सामने बनी हुई छोटी सी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा उसे वो बड़ा करके हमको दिखाएगा। तो ये हमने उसके सामने एक मैग्नीफाइंग लेंस लगा दिया, और क्योंकि ये इमेज जो बनी है इसके सामने हमने लेंस लगाया तो ये इमेज इस लेंस के लिए वस्तु का काम करना शुरू कर देगी। अब अगर ये वस्तु का कार्य करेगी तो क्या होगा, यहां से भी प्रकाश किरणें चलेंगी। तो मैंने बहुत सारी किरणें नहीं निकाली हैं, जो किरणें ये आ रही थी इन्हीं किरणों का इस्तेमाल किया है बस। अदरवाइज अगर ये प्रतिबिंब बन गया और इस लेंस के लिए ये वस्तु का काम कर रही है तो वस्तु से फिर आप दो किरणें निकालो, एक मुख्य अक्ष के समांतर निकालो, वो मुख्य फोकस से जाएगी, एक प्रकाशिक केंद्र से भेजो, वो कहीं नहीं विचलित होगी, सीधी निकल जाएगी। लेकिन उन किरणों को बनाने से ये चित्र बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो मैंने बनाया ही नहीं उन किरणों को। जो किरणें वहां से आई उन्हीं का इस्तेमाल करिए आप। तो ये किरण ऐसे यहां से आ गई, ये आ गई, देखो लेंस पर पड़ी, और ये वाली जो किरण थी वो यहां से ऐसे आकर लेंस पर पड़े। लेंस दोनों किरणों को क्या करेगा, मोड़ देगा। ठीक है, इस किरण को भी मोड़ के ऐसे भेज देगा, और ये किरण जो ऐसे आ रही थी इसको भी वो मोड़ के ऐसे कर देगा। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों किरणों की दूरी यहां लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आगे तो किरणें जाकर कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अगर ये आगे जाकर कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी इसका मतलब है यहां कहीं तो इसका इमेज नहीं बनेगा। यहां नहीं बनेगा तो कहां बनेगा, तो हमने दोनों किरणों को क्या किया, इनके सामने हम अपनी आंख सेट कर देते हैं, आई सेट कर देते हैं, और जो दो किरणें हमारी आंख पर प्रवेश करती हैं उन दो किरणों के पीछे पीछे ऐसा चले जाते हैं, और देखते हैं कि ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं जा करके यहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, यहां पर काटती हैं। अब जहां पर ये किरणें काटेंगी वहीं पर दूर स्थित वस्तु का ये प्रतिबिंब बन जाएगा। और आप देखें कि छोटा सा प्रतिबिंब पहले बना था, लेकिन मैग्नीफाइंग लेंस ने क्या कर दिया, इसके बड़े आकार का प्रतिबिंब बना दिया, और इसको हम मान लेते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश है अवतल दर्पण और समतल दर्पण के द्वारा दूर स्थित वस्तु का बनाया हुआ प्रतिबिंब। लेकिन वो प्रतिबिंब में प्रॉपर्टी क्या थी, रियल था, लेकिन छोटा बहुत था वो इमेज, तो हम उसको बड़ा करके देखना चाहते थे, और बड़ा करने के लिए हमने केवल क्या किया है, मैग्नीफाइंग लेंस का यूज किया है। तो इमेज बनाई किसने, वैसे दर्पणों ने बनाई। और दर्पण में क्या होता है, अपवर्तन की परावर्तन,
परावर्तन। दर्पणों में तो प्रकाश का परावर्तन होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया परावर्तनी दूरदर्शी। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इसका नाम है। ठीक है, बाद में हमने, आप सोचेंगे बाद में अपवर्तन भी तो हुआ है, तो अपवर्तन किस काम के लिए यूज किया? केवल इमेज को बड़ा करने के लिए बस। तो उसके लिए मैंने ये लेंस यूज किया हुआ है और उसने इस इमेज को बड़ा करके बना दिया। तो ये रे डायग्राम है परावर्तनी दूरदर्शी का, जो कि हमको बनाना था, बना दिया हमने। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 घा भी कंप्लीट हो गया आपका। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, और देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 का को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहां पर इसको करता हूं। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, क्वेश्चन में है विद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं दो गुणों को बताइए। पहला यही है। फिर इसके बाद एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र 20 वोल्ट पर मीटर आयाम से दोलन करता है। वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व ज्ञात करिए। ठीक है, दो पार्ट में ये क्वेश्चन भी है। पहले पार्ट में आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं दो गुणों को बताना है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के दो गुण, सबसे पहले यहां हेडिंग डालेंगी विद्युत चुंबकीय तरंगों के दो गुण। ये तो बड़ा आसान है विद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई भी दो गुण लिखने। पहला गुण तो आप ये लिख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए ये निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे यही लिख देते हैं सबसे पहले। इन तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, एक गुण तो ये हो गया कि माध्यम हो ना हो, इनको अपने प्रोपेगेशन के लिए मीडियम चाहिए नहीं है, तो भी संचरित हो जाएंगी, नहीं है तो भी संचरित हो जाएंगी। ठीक, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए क्या है विद्युत चुंबकीय तरंगों की सेकेंड प्रॉपर्टी, और कोई प्रॉपर्टी बता दो। ये तरंगे अनुप्रस्थ, इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ठीक, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे जो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। ठीक है, दो ही गुण लिखने थे तो हमने दोनों गुण नोट कर दिए, देखिए यहां पर। इसके बाद एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में, इसका एक न्यूमेरिकल पार्ट भी है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट पे लिखा हुआ एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र 20 वोल्ट पर मीटर आयाम से दोलन करता है। क्या आप बता सकते हैं इसको किससे डिनोट किया जाए?
विद्युत क्षेत्र का आयाम दिया है। विद्युत क्षेत्र का आयाम मतलब विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, और विद्युत क्षेत्र के अधिकतम मान को किससे प्रदर्शित करेंगे आप? ई नॉट से। तो ई नॉट इज इक्वल टू 20 वोल्ट पर मीटर, ये वैल्यू दी गई है। लिखा वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व ज्ञात कीजिए। आपको वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व इसे यूई से प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए हमने इसमें क्वेश्चन मार्क लगा लिया। ऊर्जा घनत्व का क्या मतलब होता है कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा उसमें होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो आपको मालूम करना है। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो अप्लाई करेंगे, सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। बस हम जानते हैं कि UE इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला बताएंगे। इसकी वैल्यू होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अब इसे आप कैलकुलेट करिए, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 8.86 इंटू 10⁻⁻12। याद आया ना निर्वात की विद्युतशीलता का मान। और ई नॉट की वैल्यू क्या है 20 लिखेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 400 में 2 से डिवाइड कर देंगे 200 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 8.86 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 200। सॉल्व कर लें। 200 के जो 2 जीरो हैं वो तो इसी को दे दीजिए आप, तो ये 10 की घात -10 बन जाएगा। बाकी बचेगा 2 का गुणा कर लीजिए, 2 छंग 12, हंसे लगा 1 2 8 16 1 17, हंसे लगा 1 2 8 16 1 17, 2 अंक पे दशमलव गुणे 10 की घात -10, एक अंक और इधर घर पॉइंट खिसका देंगे आप, तो 1.772 इंटू 10⁻⁻, कितना बचेगा -9। और ऊर्जा घनत्व का मात्रक क्या होता है, जूल पर मीटर क्यूब। जूल पर मीटर क्यूब, ये इसका वैल्यू रहती। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 4 का 17.7 गुणे 10 की घात -10 जूल पर मीटर क्यूब। तो ठीक है, आप चाहें तो यहीं से लिख सकते थे, या मैंने एक अंक उधर खिसका दिया है। ठीक, तो ये ऊर्जा घनत्व के लिए फॉर्मूला रहेगा वैद्युत ऊर्जा घनत्व, और इस फॉर्मूले को यूज करके आप इस तरह से अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 का, आप इसे नोट करें। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। बेटा प्रश्न नंबर 4 खा पे है, एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस नियम के प्रयोग से ज्ञात करिए। इसको हम लोगों ने किया तो नहीं है अभी तक। इसको कौन सा बताया गया, सेट 3 और क्वेश्चन नंबर 6 में आप चेक करिए, इसको मिल जाएगा आपको। अगला है प्रश्न नंबर 4 गा, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 4 गा में है, एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पियर की वैद्युत धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रही है। एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर दिशा में 2 मीटर पर सेकंड के वेग से तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रक्षेपित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर क्रियारत चुंबकीय बल का परिमाण और दिशा ज्ञात करिए। ठीक है, हमारे पास एक लंबा सीधा तार है। देखिए मैं बना लेता हूं इसको यहां पर। ये हमारे पास एक लंबा सीधा तार है, जिसमें मैं डायरेक्शन भी थोड़ा सा बना के आपको दिखा देता हूं।
आप सभी लोग जानते होंगे, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ, और ये साउथ। हम अपने कन्वीनियंस के लिए डायरेक्शन का ये एक यूज करते हैं फिगर, जिसमें इधर की तरफ ईस्ट होगा, इधर वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा और नीचे की तरफ साउथ होगा। ठीक। अब इन्होंने बोला एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पियर की वैद्युत धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रही है। उत्तर से दक्षिण, उत्तर किधर की तरफ है? ऊपर, नॉर्थ, और दक्षिण नीचे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर धारा बह रही है। तो ऊपर से नीचे फ्लो करवाए, नीचे से ऊपर? अभी नहीं समझ आया? ये उत्तर है देखो, और ये क्या है? दक्षिण, साउथ। अब जो धारा बह रही है वो उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रही है, तो ऊपर से नीचे की ओर कितनी करंट? 20 एम्पियर। तो इस कंडक्टर में ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे जो करंट फ्लो हो रही है, दैट इज 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। आगे उन्होंने लिखा एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर दिशा में 2 मीटर पर सेकंड के वेग से तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रक्षेपित किया जाता है। देखो, ये जो तार है, इससे 10 सेंटीमीटर दूर निकल जाओ, यहां पर ये डिस्टेंस हमने कितनी मान ली? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर आप मीटर में इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये R इज इक्वल टू 1/10 मीटर आपको मिल जाएगा। 10 सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/10 मीटर आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर दूरी पर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को ना हम 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंक देते हैं। अब किधर की तरफ फेंकते हैं, प्रक्षेपित करते हैं? दक्षिण से उत्तर की तरफ, यानी कि साउथ से नॉर्थ की ओर। साउथ नीचे है, नॉर्थ ऊपर है, साउथ से नॉर्थ की तरफ इधर से ऐसा प्रक्षेपित किया जाता है इलेक्ट्रॉन, इस डायरेक्शन पे। ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके ऊपर जाने की स्पीड कितनी है? इसके ऊपर जाने की जो स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब उन्होंने बोला कि इस इलेक्ट्रॉन पर कितना चुंबकीय बल लगेगा उसके बारे में बताइए, और फिर इसके बाद ये बताइए कि वो जो चुंबकीय बल लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। दोनों बातें आपको क्लियर करनी है। तो बड़ा इजी है। आप सबसे पहले एक काम करो, किसी आवेशित कण पर लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या होता है? चुंबकीय बल का Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा। तो इसके लिए मुझे Q भी चाहिए, मुझे V भी चाहिए, मुझे B भी चाहिए, और थीटा भी चाहिए। और जब ये चारों चीजें मिल जाएंगी, फिर इसके बाद बड़ी आसानी से हम फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो यहां पर Q क्या है? Q है आवेशित कण का आवेश, और आवेशित कण कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अच्छा, V चाहिए। V की वैल्यू ऑलरेडी आपको मालूम है, 2 मीटर पर सेकेंड। आपको B चाहिए, B अभी मालूम नहीं है लेकिन हम मालूम कर सकते हैं, और थीटा भी हमको नहीं मालूम है। चलिए पहले मैं एक काम कर लेता हूं। चालक तार में प्रवाहित धारा I के कारण 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम बिंदु P मान लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं। चालक तार में प्रवाहित धारा I के कारण तार से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या फॉर्मूला है, बता सकते हैं आप मुझे? देखो,
ये एक चालक तार है, चालक तार में I धारा बह रही है, तो इससे R डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा उसमें कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्या फॉर्मूला लगाया जाए? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। याद नहीं आया फॉर्मूला आपको? अब इसी फॉर्मूले की मदद से हम B की वैल्यू निकाल लेंगे। देन B इज इक्वल टू, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7, और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -7, 2 इंटू 10 टू द पावर -7। I करंट की वैल्यू कितनी है? 20 एम्पियर। R की वैल्यू क्या है? डिस्टेंस 1/10 मीटर। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए जरा आप। B इज इक्वल टू, देखो बेटा एक काम करेंगे, ये 10 पलट के इसके साथ आ जाएगा, तो 20 गुणे 10 होगा तो क्या बन जाएगा? 200। उस 200 में केवल 2 का गुणा हम 2 से करवाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -7, और 200 के 2 जीरो और मिल जाएंगे, -5, और चुंबकीय क्षेत्र है मात्रक क्या होगा? टेस्ला। अब बताएं इतनी चीज समझ आई कि नहीं है आपको? फिर से ये 10 ऊपर आया तो बना 200, 200 के जो 2 जीरो थे वो हमने इसको दे दिए, तो -7 + 2 -5, और बचा 2 गुणे 2, तो हमने 4 कर लिया। इतने टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बन रहा है, 4 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। अब इतने चुंबकीय क्षेत्र में ये इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवेश करता है, तो इस पर लगने वाला बल बताइए। इसलिए इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चुंबकीय बल लगेगा उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, QV sin थीटा। और एक चीज हम लोगों ने नहीं किया, इस चालक तार की वजह से यहां जो चुंबकीय क्षेत्र बना इतना, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसके लिए कैसे आप सॉल्व करेंगे आप याद करें। अगर एक कंडक्टर है और उसमें धारा ऊपर की तरफ बह रही है, तो हम राइट हैंड कर्ल रूल लगाते हैं, अंगूठे को किसकी तरफ करते हैं? धारा की दिशा में, और फिर ऐसा फिंगर्स को मोड़ देते हैं। जिस तरफ ये इंडिकेशन देंगी वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो ऐसा हाथ करना है आपको, उसमें थंब किस तरफ रखना है? धारा की दिशा में। उस वक्त फिंगर्स जो डायरेक्शन शो करेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब इसमें तो धारा नीचे की तरफ बह रही है, तो बताइए हम थंब को किस तरफ रखें? नीचे की तरफ। अब थंब को नीचे की तरफ रखना है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पता लगानी है, तो ऐसा करना पड़ेगा मुझे। देख रहे हैं थंब किस तरफ है? धारा की दिशा में। धारा नीचे की तरफ, थंब भी नीचे की तरफ। और इस पॉइंट पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछूंगा तो किधर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड? बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। आप लिखेंगे कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। तो ये जो बी का डायरेक्शन होगा ये होगा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। और आप चाहें तो फिगर में इस डायरेक्शन को कैसे शो कर सकते हैं? क्रॉस बनाएंगे कि पॉइंट बनाएंगे? पॉइंट बनाकर शो कर सकते हैं। ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक, अच्छा अब मुझे बताएं यहां थीटा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और आवेशित कण के वेग की दिशा के बीच का कोण। चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ है? ऐसा बाहर की तरफ। आवेशित कण किस दिशा में प्रवेश कर रहा है? ऐसा ऊपर की तरफ। देखो ना आप, जा रहे हैं ना, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बाहर की तरफ, आवेशित कण ऐसा ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल बताइए 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा का मान कितना है?
90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां पर वैल्यू लगा दीजिए आप। क्यू की जगह लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻90। वेग की जगह पर क्या लिखा जाए, 2 मीटर पर सेकेंड। बी की जगह पर लिखा जाए 4 इंटू 10⁻⁻5। और साइन थीटा की जगह पर 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इधर इसको गुणा करेंगे, 4 दूना 8 और 16 ठीक 128। एक अंक पे दशमलव, गुणे 10 की घात -24, -19 -5 -24। आप चाहें तो एक नंबर पॉइंट और खिसका सकते हैं। ये आ जाएगा 1.28 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23। और बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इतना बल उस इलेक्ट्रॉन पर आरोपित होगा। 4 नंबर का गा। आंसर ही नहीं दिया है इसका तो। चलिए खैर, इतना बल लगेगा। अब हमको एक काम और करना है, डायरेक्शन भी बतानी है। बल की दिशा बताइए, बल की दिशा किस नियम से निकालेंगे, बल की दिशा निकालेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। मैं लिख देता हूं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कैसे निकालते हैं बल की दिशा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएंगे कि तीनों आपस में कैसा हो जाएं, लंबवत। उसमें इसको किसकी तरफ करेंगे, बी की तरफ। बस बहुत अच्छा सा है, FBI। जैसे आप SBI याद करते हैं, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे आप बस FBI याद कर लो। समझ में आया, FBI। इसको B की तरफ करना है और इसको I की तरफ करना है। और ध्यान दीजिए, यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसको I की तरफ करना है, मतलब किसकी तरफ करोगे, इससे ऊपर की तरफ करोगे कि नीचे की तरफ करोगे, गलत। आप क्या निकाल रहे हैं, बल। और किस पर बल निकाल रहे हैं, आवेशित कण पर कि तार पर, आवेशित कण पर, ना कि तार पर। तो तार की धारा क्यों देख रहे हैं जाके, नहीं समझ में आया भाई। आप फोर्स जो लग रहा है किस पर, आप फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल पर। तो वहां जाके करंट देखने की क्या जरूरत है, 2 किलोमीटर दूर। आप ये देखें कि जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसके वेग की दिशा क्या है। और उसमें भी एक बड़ा माइनर पॉइंट है, उसको आपको ध्यान रखना है। क्या कि अगर धनावेश हो तो जिधर वो चले उधर की तरफ इसको रखना, लेकिन अगर ऋणावेश है तो जिधर वो चले उसके विपरीत दिशा में इसको रखना। तो ये भाई क्यों ऐसा करना, क्योंकि ये किसकी डायरेक्शन को बताएगा, FBI, आई की डायरेक्शन को। और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में बहती है। अब आप मुझे बताएं फिर से एक बार, इसको किसकी तरफ रखा जाए, बी की तरफ। इसको किसकी तरफ रखा जाए, आई। और आई में कंडक्टर वाला आई है, इसका आई पार्टिकल का। और पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन है तो उसके चलने की विपरीत दिशा में आई होगा। अब चलिए सॉल्व रखिए फिर, इसको बी की तरफ तो बाहर, ठीक है। इसको करंट की डायरेक्शन में रखिए। इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जा रहा है तो करंट किस तरफ बहेगी, नीचे की तरफ। ऐसा ऐसा नहीं रख सकते आप, नीचे की तरफ ऐसा रखेंगे। तो ये बी की दिशा में हो गया, ये आई की दिशा में हो गया। उस वक्त थंब आपको क्या डायरेक्शन देगा, फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो ये बल की दिशा आपको शो करता है, किधर की तरफ बल लगेगा, तार की ओर। देख लो ना, इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो चालक तार की ओर लग रहा है, बाएं हाथ के नियम से चालक तार की ओर।
चालक तार की ओर, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, मतलब इस पर जो बल लगेगा इस डायरेक्शन पर लगेगा, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो फोर्स लगेगा कितना, इतना, परिमाण ये होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कंडक्टर की ओर होगी उसकी डायरेक्शन। इस तरह से ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब आप मुझे बताएं समझ आया कि नहीं आया, ध्यान से फिर से देख लो। एफ बी आई में आई की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो इसके विपरीत दिशा में मुझे ये रखना पड़ेगा। इसको बी की तरफ रखा, थंब ने एफ बताया, इधर की तरफ बल लगेगा, ठीक है। तो ये बल की दिशा हो गई चालक तार की ओर। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा जाते जाते, देखो इलेक्ट्रॉन ऐसा जाएगा, बल लगेगा इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा जाते जाते ऐसा मुड़ जाएगा, ऐसा मुड़ जाएगा, क्योंकि इस पर ऐसे लंबवत बल लगने लगा, तो ऐसे जाएगा और ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी उस पर। अच्छा, हो गया क्वेश्चन आपका 4 गा। क्वेश्चन नंबर 4 गा में परिमाण भी आ गया और डायरेक्शन भी हमने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 घा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 घा। 4 घा में लिखा है समस्थानिक एवं समभारिक का अर्थ समझाइए। समस्थानिक एवं समभारिक का अर्थ समझाइए। सबसे पहले क्या नोट करेंगे, समस्थानिक। बता सकते हैं कि किन्हें कहते हैं समस्थानिक, किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। बस इतना सा लिखना है। किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल आप बता सकते हो, बताइए एग्जाम्पल क्या होंगे भाई। 1H1, 1H2, 1H3 आदि, ठीक। इसके बाद समभारिक के बारे में भी लिखना है हमको। क्या होते हैं समभारिक, किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। समभारिक किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु क्रमांक
भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। ठीक, इसके लिए कोई एग्जांपल है आपके पास? 1H3 2He3, 1H3 और 2He3 हीलियम का ये एक संभारिक, ये आपको संभारिक मिलेंगे। देखो इनके द्रव्यमान संख्या सेम है, लेकिन परमाणु क्रमांक कैसे हैं दोनों के? अलग अलग हैं आदि। ठीक, अच्छा ये तो एक हो गया। उन्होंने बोला निम्न नाभिकों में समस्थानिक एवं संभारिक को वर्गीकृत कीजिए। ठीक, समस्थानिक, देखो इसमें जो आपको दिए गए 6C12, 6C13, 6C14, 7N14, अब आप मुझे बताएं कौन कौन से समस्थानिक है जिनके परमाणु क्रमांक सेम है, द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग है, वो सब समस्थानिक। तो कौन कौन से इसमें आ जाएंगे? 6C12 भी आएगा, 6C13, 6C14। ठीक, समभारिक में कौन से आ जाएंगे? समभारिक में आ जाएंगे 6C14 और 7N14। ठीक है, ये समभारिक में आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने समस्थानिक और समभारिक का भी वर्गीकरण कर लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथे का अंगा। आप इसे नोट करें फिर हम उसको करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 अंगा में लिखा है दे ब्रोगली सिद्धांत से क्या समझते हैं? दे ब्रोगली समीकरण लिखिए। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 0.41 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का इलेक्ट्रॉन पुंज उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कितना विभवांतर लगाना पड़ेगा आपको? तो 3 पार्ट में क्वेश्चन देना है। सबसे पहले दे ब्रोगली सिद्धांत से क्या समझते हैं, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा दे ब्रोगली सिद्धांत क्या है। उत्तर दे ब्रोगली सिद्धांत। दे ब्रोगली सिद्धांत में दे ब्रोगली ने यह बताया हुआ था कि जो पार्टिकल होता है जब वो गति करता है, कोई भी पदार्थिक कण अगर है और वो गति करेगा तो उसके साथ एक तरंगों का एक पैकेट संबद्ध हो जाएगा। ठीक है, या कुल मिला के दे ब्रोगली का जो सिद्धांत है वो सिंपली ये बताता है आपको कि जिस प्रकार विकिरण में तरंग और पार्टिकल दोनों प्रकार के नेचर हैं, उसी प्रकार पदार्थिक कण में भी कण और तरंग दोनों प्रकार की प्रकृति होती है। बस ये आपको बताता है। ठीक है, तो दे ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार विकिरण द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करती है,
जिस प्रकार विकिरण द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करती है उसी प्रकार पदार्थिक कण भी गति करने पर द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जब कोई पदार्थिक कण गति करता है तो वह कण तथा तरंग दोनों प्रकृति प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है। ठीक, तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या हमने देखा कि जिस प्रकार विकिरण द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करती है उसी प्रकार पदार्थिक कण भी गति करने पर द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। अर्थात मतलब इसका मीनिंग क्या निकलता है, जब कोई पदार्थिक कण गति करता है तो वह कण और तरंग दोनों प्रकृति प्रदर्शित करता है। उसमें पार्टिकल नेचर तो होता ही है और वो रेडिएशन नेचर भी रिप्रेजेंट करता है, वेव नेचर भी शो करता है। ये तो हो गया दे ब्रोगली का सिद्धांत। इसके बाद दे ब्रोगली समीकरण लिखिए। तो अब हम लिखेंगे दे ब्रोगली समीकरण। दे ब्रोगली समीकरण। देखो, दे ब्रोगली ने जब कोई पदार्थिक कण गति करता है v वेग से, अगर उसका द्रव्यमान m है तो उसकी तरंग प्रकृति में उसकी तरंग दैर्ध्य के लिए एक समीकरण उन्होंने बताया हुआ था। तो बस वही समीकरण हमको लिख देना है। तो यहां लिख देंगे माना m द्रव्यमान का एक कण, माना m द्रव्यमान का एक कण v वेग से, माना m द्रव्यमान का एक कण v वेग से गतिशील है, तब इस कण से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निम्न समीकरण से दी जाती है। और उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा H/P। P कण का संवेग है, संवेग निकालने के लिए आप कर सकते हैं H/mv। ये लैम्डा का मान आ गया और ये दे ब्रोगली समीकरण भी आ गई। m क्या है, उस पार्टिकल का द्रव्यमान, और v जिस वेग से वो गति कर रहा है। h प्लांक नियतांक है, ये आप सबको मालूम है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है, एक न्यूमेरिकल पार्ट भी है इस क्वेश्चन पे।
एक न्यूमेरिकल पार्ट है। न्यूमेरिकल पार्ट में है एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 0.41 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का इलेक्ट्रॉन पुंज उत्पन्न करने के लिए उन्होंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और उसमें से हम चाहते हैं कि 0.41 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का इलेक्ट्रॉन पुंज उत्पन्न हो, यानी कि तरंग दैर्ध्य जो दी गई है वो है 0.41 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कितना विभवांतर लगाना पड़ेगा, तो कैपिटल V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या आपको याद है कि दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के फॉर्मूले में कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें V भी आता हो? लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट V, और सीधे ये किस में रहता था? एंगस्ट्रॉम में। हमको V चाहिए तो हम इधर ले आते हैं, इसको उधर भेज देंगे, तो अंडर रूट V इज इक्वल टू 12.27 अपॉन लैम्डा। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर आप वर्ग करेंगे तो V इज इक्वल टू 12.27 होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब ये 12.27 होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.41 का होल स्क्वायर। और अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप दोनों में स्क्वायर लगा है, दोनों का एक एक दो दो अंक से दशमलव है, कैंसिल कर सकते हैं आप। इस तरीके से मिलेगा 1227/41 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब कैलकुलेशन आपका काम है, आप इसे कैलकुलेट करिए, डू योर सेल्फ, अपने आप से आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें बताएंगे। ठीक है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है और कोई ज़्यादा खास नहीं है। तो आप जब पहले भाग दे देना, बाद में स्क्वायर कर देना, या पहले इनके स्क्वायर कर दो, बाद में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो। ठीक है, इस तरीके से आपको वोल्टेज मिल जाएगी। जो भी आंसर आएगा वो काहे में आएगा? वोल्ट में आएगा। ओके, और इस तरह से आपके क्वेश्चन कहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे? 4 अंगा तक सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आगे क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।